नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ पूजा और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पूजा केनी लाइफ पर। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि मेरे इन्वेस्टमेंट करियर में मुझे पहली बार IPO में अलॉटमेंट मिला है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, तो ये एक्साइटमेंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए उस बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम पहले हम समझते हैं कि IPO क्या होता है, पूरी प्रोसीजर क्या होती है, क्या बेनिफिट होता है IPO से शेयर अलॉट होने का। तो दोस्तों, पहले ही मैंने चैनल पर 2 IPO के रिलेटेड इन डिटेल वीडियोस बनाए हैं। उसकी लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो इस वीडियो के बाद उसे भी ज़रूर चेक करिएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको एक ग्लिंच देना चाहती हूँ IPO के बारे में। जब कंपनी को अपने ग्रोथ मीटर को फुलफिल करना होता है, एक्सपेंशन करना होता है, तो उसे कैपिटल की ज़रूरत होती है। वो बैंक के पास या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास ना जाकर पब्लिक को ऑफरिंग करती है, अपने कंपनी की पार्ट ओनरशिप वो पब्लिक के साथ शेयर करती है इन फॉर्म ऑफ IPO। तो IPO के द्वारा एक कंपनी में हम ओनर बन सकते हैं, जितने शेयर्स हम परचेस करेंगे उतने। हर एक मल्टीबैगर इस IPO के प्रोसेस के थ्रू गया है। हालांकि हमने बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर दिया है, लेकिन फिर भी हमारे हाथ में अभी भी चांस है। करंटली और इन फ्यूचर भी ऐसे बहुत सारी कंपनीज लिस्ट होंगी जिनके फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स इतने स्ट्रांग होंगे कि वो नेक्स्ट मल्टीबैगर बनेगी। अगर आपको एक कंपनी का पास्ट पता है, उनके फंडामेंटल्स पता है, उनके फाइनेंशियल्स पर आप भरोसा कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपको उसी टाइम पे डिसीजन लेना चाहिए कि आप इस कंपनी को इन्वेस्टमेंट की तरह देख सकते हैं, यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर लिस्टिंग गेन बुक कर कर एग्जिट करेंगे। तो IPO के पहले ही आपको ये एक चीज़ मन में क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि लिस्टिंग गेन के लिए हमने उस कंपनी में इंटरेस्ट दिखाया था, लेकिन बढ़ते शेयर प्राइजेस को देखकर आपके मन में ये विचार आया कि क्यों ना इस कंपनी को लॉन्ग किया जाए। कभी कभी ये तरकीब यूज़ कर भी जाती है, लेकिन अगर हमारा उस कंपनी में इतना इंटरेस्ट नहीं है और सिर्फ बढ़ते शेयर प्राइजेस को देखकर हम उसे लॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो साफ साफ हमारी बेवकूफ़ी होगी। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि क्या इस कंपनी से मुझे लॉन्ग टर्म में बेनिफिट हो सकता है, इसे मैं एज अ मल्टीबैगर देख रही हूँ या नहीं, या फिर लिस्टिंग गेन बुक कर कर एग्जिट करना चाहिए। उनके फाइनेंशियल्स और इमोशंस हेवाए चले जाते हैं और इसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ उस इंडिविजुअल इन्वेस्टर को होता है। तो इसी के लिए आपको अपने इमोशंस और उस कंपनी के फंडामेंटल्स को स्टडी करने के बाद ही डिसीजन लेना चाहिए। कंपनी को मल्टीबैगर बनने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। वॉरेन बफेट कहते हैं कि मल्टीबैगर्स आर नॉट मेड, दे आर क्रिएटेड। अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम देते हो एक कंपनी को ग्रो होने के लिए, उस शेयर को ग्रो होने के लिए, तो डेफिनेटली आप मल्टीबैगर स्टॉक के ओनर बन जाएंगे इन लॉन्ग टर्म। IPO के शेयर्स को अप्लाई करने के पहले आपके मन में ये चीज़ बहुत ही क्लियर होनी चाहिए कि क्या इस कंपनी के शेयर्स के साथ में लॉन्ग टर्म के लिए रुक सकता हूँ, या फिर मैं सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन में इंटरेस्टेड हूँ। लिस्टिंग गेन क्या होता है, इसके ऊपर डिटेल वीडियो आपको आई बटन पर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, तो आप उसे भी चेक कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग लिस्टिंग डे पर शेयर को नहीं बेचते हैं और कहते हैं कि इस कंपनी के शेयर्स और भी ज़्यादा बढ़ेंगे और भी ज़्यादा बढ़ेंगे। तो ये उनकी गलती होती है, उनके इमोशंस को वो हैंडल नहीं कर पाते हैं और उन्हें इन फ्यूचर नुकसान झेलना पड़ सकता है, क्योंकि उनके इमोशन और उस कंपनी के फंडामेंटल्स पैरेलल नहीं होते हैं। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी जब भी आप एक कंपनी के शेयर्स को अप्लाई कर रहे हैं IPO के थ्रू, तो आपको क्लियर होना पड़ेगा कि क्या इस कंपनी के फंडामेंटल्स इतने स्ट्रांग है कि मैं इसे लॉन्ग टर्म के लिए रख सकता हूँ। गाइस, 18 जनवरी 2021 को IRFC यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन का IPO रिलीज़ हुआ, जिसकी डेट 18 to 20 जनवरी थी। ये कंपनी अपने फील्ड की मोनोपोली है, तो इसका कोई कंपटीशन नहीं है। ये इंडियन रेलवे को फाइनेंस करती है। हर कोई चीज़ जो इंडियन रेलवे को ज़रूरत होती है उसकी फंडिंग IRFC करती है, साथ ही उसका एक्सपेंडिचर संभालने की जिम्मेदारी भी IRFC की होती है। IRFC को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से ऑर्डर्स मिलते हैं कि ये इक्विपमेंट चाहिए या फिर ये नीड है, ये एक्सपेंस है, तो उस हिसाब से वो फंडिंग करती है। IRFC गवर्नमेंट ऑथोराइज ऑर्गेनाइजेशन है जिसका 100% स्टेक इंडियन गवर्नमेंट के पास था, लेकिन आफ्टर IPO 83% स्टेक गवर्नमेंट के पास होगा और 13% स्टेक उन्होंने IPO में बुक बाइंडिंग ऑफर
के द्वारा हमें ऑफर किया है। सो आईपीओ बुक बाइंडिंग ऑफर के द्वारा दिया जा रहा है, जिसकी ऑफर प्राइस 25 टू 26 रुपीज़ होगी। पर अलॉटमेंट आपको 577 शेयर्स मिलेंगे। अगर आपको एक लॉट खरीदना है तो आपको 14,950 रुपीज़ देने पड़ेंगे। फिलहाल आईआरएफसी अपने इंडस्ट्री में मोनोपोली है, उनके जैसा काम और कोई नहीं करता। उनका काम है कि इंडियन रेलवे को फाइनेंस करना है, उनके जो भी इक्विपमेंट है उनको लाके देना है। ये ऑर्डर उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से मिलता है। अगर आपको आईआरएफसी के फंडामेंटल्स, उसकी इंडस्ट्री एनालिसिस को समझना है तो आप इन 2 वीडियोस को जरूर देखिएगा। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बहुत डिटेल में जाके एक्सप्लेन किया है, जिससे मुझे भी बहुत हेल्प हुई है। सो दोस्तों 18 जन को ये ऑफर आया मार्केट में आईपीओ का, और मैंने 20 जन को अप्लाई किया था। डीमेट अकाउंट ऑपरेट करती हूँ, जो मैंने एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रखा है। अब तक मैंने ट्रेडिंग के लिए एज सच कोई प्लेटफॉर्म नहीं देखा है। मे बी मैं एंजल ब्रोकिंग से स्टार्ट करूंगी, गॉड नोस। लेकिन फिर भी मैंने एक सेफेस्ट डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ऑप्शन रखा है, क्योंकि मुझे एक सेफ प्लान चाहिए था। हालांकि मुझे ज्यादा ब्रोकरेज या एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भरना पड़े। आफ्टर नोइंग द फंडामेंटल्स, द परफॉर्मेंस एंड पास्ट फाइनेंशियल रेशियोज एंड नंबर्स, मैंने डिसाइड किया कि मैं इस कंपनी के साथ लॉन्ग पोजीशन रख सकती हूँ। मेरे इमोशन और उस कंपनी के फंडामेंटल्स पैरेलल है, तो मैं इस कंपनी में एक मल्टी बैगर देखती हूँ। अगर इन फ्यूचर कोई कंपटीशन नहीं रहा इस कंपनी को, तो डेफिनेटली ये कंपनी बहुत ग्रो करेगी, क्योंकि इंडिया का रेलवे में बहुत बड़ा स्कोप है। अभी भी हम नेशन वाइड उतने ज़्यादा डेवलप नहीं हुए हैं रेल सिस्टम को लेकर। जो परसेंटेज है पर पर्सन पर किलोमीटर, अभी भी वो लैक करता है इंडिया के केस में, क्योंकि हम एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है। तो अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा ग्रो होने का चांस है। और कंप्यूटेशन एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सोचती है। तो ऑफकोर्स उनके बजट का एक बड़ा चंक रेलवेज के लिए होता है, जो कि डेफिनेटली जाने वाला है आईआरएफसी के पास, जिसकी शेयर होल्डर होने वाली हूँ मैं, और उसका बेनिफिट डेफिनेटली मुझे मिलने वाला है। मैं इस कंपनी को लॉन्ग करने वाली हूँ। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने भी आईपीओ के लिए अप्लाई किया था, और किया था तो क्या आपको शेयर्स अलॉट हुए? अगर हुए तो क्या आपने डिसाइड किया है आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हो, या फिर आपका कैपिटल बाहर निकालने के बाद आप इसे बेच दोगे? लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। आपने मेरा ओपिनियन सुन लिया, आप अभी मुझे अपना ओपिनियन बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। 2020 में बहुत सारी कंपनी लिस्ट हुई, उसमें से बहुत सारी अच्छी कंपनीज भी थी जो अभी के डेट में भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। लेकिन बहुत सारी कंपनी सिर्फ और सिर्फ मार्केट वोलेटिलिटी का फ़ायदा उठाकर अच्छी लिस्टिंग हुई उनकी, और अभी वो बहुत नीचे है। वैसे ही एक बर्गर किंग का आईपीओ आया था, लिस्टिंग बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार हुई, लेकिन अभी वो शेयर्स बहुत नीचे आ गया है। सडन ड्रॉप डाउन हुआ था उस शेयर में। मैंने भी आईपीओ के लिए अप्लाई किया था बर्गर किंग के, लेकिन सैडली मुझे वो अलॉटमेंट नहीं मिली। बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब था वो शेयर्स, पॉसिबिलिटी भी बहुत कम थी मिलने की। कंपैरेटिवली आईआरएफसी का मार्केट कैपिटल भी बहुत ज़्यादा था, उसी वजह से इतना ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ और बहुत सारे लोगों को अलॉटमेंट मिल गई। उसमें से एक